ये तो आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में कितने बुरी तरीके से भाजपा की हार हुई है और कांग्रेस की बड़े ही बहुमत से जीत हुई है। अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो हर कोई ये कह रहा है कि कर्नाटक की पढ़ी लिखी जनता ने नफरत की राजनीति को हरा दिया और मोहब्बत को जिता दिया। इस सब के चलते मेरी नज़र विनय दुबे जी की एक वीडियो पर पड़ी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जीती नहीं है बल्कि भाजपा के द्वारा जिताई गई है, जानबूझकर भाजपा हारी है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे उनके कुछ लॉजिक्स ठीक ठाक लगे। जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, तो मुझे भी वो आप लोगों को दिखाने चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हारी नहीं है, उसने ये जीत थाली में परोसकर कांग्रेस के सामने रख दी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है कि कोई एक राजनीतिक दल चुनाव लड़े और हारने के लिए लड़े। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरीके की राजनीति करती है। ये चीज़ों को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको कुछ तथ्य और आंकड़ों से एक मेल मिलाप कराना होगा, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर ये बातें मैं जब कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। इस सारे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? आपके लिए हिंदू मुसलमान बजरंगबली हलाला बुरखा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा था वो थे वोटर का परसेंटेज, आंकड़े और सबसे बड़ा ईवीएम मशीन। अब आप हंसेंगे, बोलेंगे देखो आ गए ईवीएम पे रोना रोना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ईवीएम पे रोना ना हो क्योंकि एक बड़ा चुनाव देश के सामने है जिसे आप लोकसभा 2024 कहते हैं। इस 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है कर्नाटक चुनाव का हारना। अगर कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती या आगामी 2-3 और चुनाव है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह हैं, इस चुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ईवीएम पर आप श्योर हो जाएंगे कि मशीन को मैनिपुलेट कर कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। लेकिन इन चुनाव के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर 2-3 बड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो आप किस मुंह से ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे? कांग्रेस ये चुनाव जीती नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत कांग्रेस को थाली में परोस कर दी है। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हुई थी, और ये सिर्फ उन्होंने हवा में नहीं कहा, इसके बारे में और भी कुछ तथ्य रखे हैं, कुछ चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं जो रखी है। आइए वो भी देखते हैं। आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, उससे ठीक से पहले आइए मैं ले चलता हूँ आपको उस असलियत पैटर्न में, जिसको समझने के बाद आपको लगेगा कि दरअसल कांग्रेस यहाँ पर जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जिताया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी कि 2018 में बहुत सारे चुनाव हुए। उसमें पहला चुनाव था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2018 का विधानसभा चुनाव होता है, वहाँ पे कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती है और भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये हुआ एक राज्य। आइए दूसरे राज्य पे चलते हैं। दूसरा बड़ा राज्य है राजस्थान, जहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी की वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान के चुनाव होने के बाद कांग्रेस को पूरी बहुमत मिलती है और वहाँ पे सत्ता बनाती है कांग्रेस, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं अशोक गहलोत जी। ये हो गया दूसरा राज्य। आइए तीसरे राज्य की तरफ चलते हैं, जो है मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश, आपने सही सुना। तीसरा वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सरेंडर इन द सेंस वो बनी बनाई थाली कांग्रेस को दे दी। उस समय शिवराज जी चौहान थे, जो कि कितने ही दशकों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है मध्य प्रदेश। इतने सालों की सत्ता के बाद ठीक लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले यानी 28 नवंबर 2018 को वहाँ पर कमलनाथ जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, और शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के बाद जो अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनते हैं वो हैं कमलनाथ। अब आप कहेंगे विनय भाई राज्य आपने गिना दिए, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग एक ही चीज़ है कि इस चारों राज्यों में लगभग बीजेपी की सरकार थी और उसने वो सरकार कांग्रेस को दे दी। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव बीते, वापस से इन राज्यों को वापस ले लिया गया। अब आपको समझाने के लिए 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहला उदाहरण है मध्य प्रदेश का।
शिवराज जी चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री थे। नवंबर-दिसंबर 2018 में कमलनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2019 के अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव के मतदान हुए। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद ठीक कुछ महीनों बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। लोटस का मतलब जानते हैं, ऑपरेशन लोटस। किसी भी तरीके से, चाहे विधायकों को खरीद के, चाहे पार्टी तोड़कर, वहाँ की सत्ता को वापस लिया जाता है। बीजेपी इसमें खिलाड़ी है, मास्टर है एक तरह से। अमित शाह जी को यूं ही चाणक्य नहीं कहते, उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। अगर अमित शाह चाह ले आज भी 60-65 130 की बहुमत वाली भाजपा सरकार को गिरा के आज भी कर्नाटक में वो सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन उनको ज़रूरत इस समय नहीं है। ये करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। कमलनाथ जी की सरकार थी, लोकसभा चुनाव बीते उसके बाद कांग्रेस को तोड़कर वहाँ पर फिर से 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह की सरकार को वापस लाया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण फिर से कर्नाटका का ले लीजिए। कर्नाटका चुनाव वो हारे थे। HD कुमारस्वामी को 2018 में वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो कि JDS और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी। उसके ठीक कुछ महीने बाद, यानी कि 26 जुलाई 2000, सोचिए, मई 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। कभी हुए? मई 2019। और 28 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मई, जून, जुलाई, लोकसभा चुनाव मई, एक महीना ऑपरेशन लोटस, और जुलाई के महीने में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, उसी कर्नाटका में जहां पर आज कांग्रेस को पूरी बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है, सरकार बनता दिखाई दे रहा है। ये उस चीज़ का हिस्सा है जिसे हम लोगों की ज़ुबान में पॉलिटिकल किलिंग कहा जाता है, एक तरह से राजनीतिक हत्या। बहुमत के द्वारा चुनी हुई सरकार को, नैसर्गिक चुनी हुई सरकार को हत्या करके उनके विधायकों को खरीद कर, फरोश कर, डरा कर, ED, CBI, इनकम टैक्स, जेल, कोर्ट कचहरी करा कर आखिर उनको अपने पाले में लाना और सरकार बनाना। येदियुरप्पा, उसके बाद बोम्मई, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। ये वो स्ट्रेटेजी होती है जब किसी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाना होता है तो EVM पे सवाल न उठाए, इसके लिए कुछ बड़े चुनाव वो खुद से हार जाती है। हार इसलिए जाती है ताकि EVM पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया जा सके। अगर आप कल से अभी तक सोशल मीडिया और ट्विटर पर अगर फोकस करेंगे, अगर आप उस पर एक्टिव हैं, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, बहुत सारे मीडिया चैनल्स के लोगों ने EVM को लेकर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किए। रूबिका लियाकत का आपने कमेंट देखा होगा, ट्वीट देखा होगा, जिसमें उन्होंने EVM को लेकर पूछा कि आज उसके बारे में बातें नहीं हो रही हैं। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं जिस पे ये चीज़ रखी गई, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जिस पे ये सवाल उठाया गया कि क्या कांग्रेस आज EVM पे सवाल उठाएगी। दरअसल ये प्रोपोगेंडा इसी के लिए तैयार किया जाता है, कुछ हार फ़ायदा पहुंचा देती है, इसी के लिए उसे हारना ही सही है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहा है। बहुत सारे विपक्ष के लोग इस चीज़ों को मानते भी हैं। अभी मैंने जो चीज़ें आपसे कहीं, आप चाहें तो गूगल कर एक पेन पेपर पर रख के जब आप देखेंगे तारीख वाइज जब आप उसे एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ और ये खेला जो है वो समझ में आने लगेगा। ये दरअसल कर्नाटक का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। कुछ बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए छोटे प्याजों को शहीद किया जाता है, इसी में से एक शहादत उन्होंने कर्नाटक का दिया है। तो दोस्तों, पिछले चुनाव से लेकर इन चुनावों तक जो भी चीजें उन्होंने बताई, जितने भी अपने ऑब्जर्वेशंस हमें दिखाए, उन सबको देखते हुए जैसे मैं शॉक हुई, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही शॉक हुए होंगे। लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि क्या सच में ये भाजपा की राजनीति का ही एक हिस्सा है? आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने विचार यहाँ पर रख सके और मेरी कंफ्यूजन दूर हो सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।